हेलो स्टूडेंट्स, ये आज आपका थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट के टॉपिक्स हैं और अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज, रिवलरी फॉर कंट्रोल, एक्सटेंड्री ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, प्लासी एंड बक्सर एंड इट्स इम्पैक्ट। तो इसमें मैंने आपको बता दिया था कि पहले भारत में पुर्तगाली आए, उसके बाद डच, अंग्रेज, डैनिश और फ्रांसीसी। और अंग्रेज़ों ने भारत में अपने आप को एक स्थापित शक्ति के रूप में बनाया और 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा। 22 अक्टूबर को 1764 को बक्सर का युद्ध, 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि, 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि और 1765 में द्वैत शासन की स्थापना की। वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में बंगाल का गवर्नर बनकर आया और वॉरेन हेस्टिंग्स का जो जन्म है 6 दिसंबर 1732 को हुआ और उसका देहांत 22 अगस्त 1818 को हुआ। और उसका जो टाइम पीरियड है, जो कार्यकाल है, वो 1772 से 1785 तक है। वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में बंगाल का गवर्नर बनकर आया था। 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, यानी कि जब प्रमोशन हुआ तो उसे ही गवर्नर जनरल बनाया गया। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स है। गवर्नर जनरल बनते ही उसने द्वैत शासन का अंत कर दिया, जो 1765 से 1772 तक बंगाल में चल रहा था, जिसे हमने पहले बताया था कि वो एक लूट का राज्य था। सर्वप्रथम वॉरेन हेस्टिंग्स से प्रशासकीय सुधार। सर्वप्रथम उसने रॉबर्ट क्लाइव के द्वैत शासन का अंत किया। बंगाल के नायब सूबेदार मोहम्मद रज़ा खां और बिहार के नायब सूबेदार राजा सिताब राय को दीवानी कार्य से मुक्त कर दिया। मुर्शिदाबाद से हटाकर खजाना कलकत्ता में स्थापित किया। 2 रेवेन्यू बोर्डों के स्थान पर कलकत्ता में केवल 1 रेवेन्यू बोर्ड स्थापित किया। वॉरेन हेस्टिंग्स के व्यापारिक सुधार। उसने दस्तक प्रथा का अंत करके बंगाल के व्यापार को सर्वसाधारण के लिए खोल दिया। गुमास्तों को हटाकर संपूर्ण बंगाल में स्वतंत्र व्यापार की प्रथा चलाई। इसके अलावा कंट्रोलर ऑफ इन्वेस्टमेंट की नियुक्ति की। कंपनी ने व्यापारिक क्षेत्र में यूरोपीय और भारतीय व्यापारियों का भेदभाव हटा दिया। ददनी प्रथा का अंत करके कलकत्ता में एक सरकारी टकसाल की स्थापना की। वॉरेन हेस्टिंग्स से राजस्व सुधार। उसने राजस्व संबंधी कुव्यवस्था को समाप्त करने के लिए समिति का गठन किया। भूराजस्व प्रणाली, भूराजस्व वसूली और राजस्व संबंधी सुधार हेतु ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू कलेक्टर के पद का सृजन किया। प्रारंभ में 5 वर्षीय और बाद में 1 वर्षीय मालगुजारी वसूलने की व्यवस्था को कायम किया। वॉरेन हेस्टिंग्स के न्याय संबंधी सुधार। उसको न्यायिक व्यवस्था को स्थापित करने का जनक माना जाता है, अतः उसने न्यायिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। उसने प्रत्येक जिले में सर्वप्रथम एक दीवानी और एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना की। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई। मुख्य न्यायाधीश एलिजा जिम्पे तथा 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड को बनाया गया। उसने एक हिंदू कोड बिल को लिखने की व्यवस्था भी कायम की थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस बनकर आया। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जन्म 31 दिसंबर 1738 को हुआ और उसका देहांत 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर, भारत में हुआ। कार्यकाल 1786 से 1793 ईडी तक रहा। उसने भारत में इस शर्त पर आना स्वीकार किया कि वह गवर्नर जनरल के साथ साथ प्रधान सेनापति भी बना रहेगा। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर काउंसिल के बहुमत की उपेक्षा भी कर सकेगा। अतः ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1786 में एक्ट पास करके गवर्नर जनरल और सेनापति पद एक कर दिया। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को अधिकार दे दिया गया कि वह काउंसिल के बहुमत की उपेक्षा विशेष परिस्थिति में कर सकता है। उसने भारत आकर शासन, न्याय और राजस्व व्यवस्था में कई सुधार किए। व्यापार में सुधार। जुलाहे व अन्य कारीगर केवल उतने माल का ही टैक्स देने के लिए बाध्य किए जितने की उनकी पेशी की गई थी। कंपनी के नौकरों को आदेश दिया गया कि वे ठेके देने की स्वतंत्र कि वे माल का चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी के नौकरों को आदेश दिया गया कि वे माल का ठेका देने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं।
न्याय संबंधी सुधार, उसने निजामत अदालत को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता में स्थापित किया। उसने 4 प्रांतीय अदालतों की स्थापना की, में से 3 बंगाल में तथा 1 बिहार में स्थापित की। उसने जिलों में दीवानी अदालतों की स्थापना की। रेवेन्यू कोर्ट को भंग करके रेवेन्यू अदालत की स्थापना की। उसने समस्त कानूनों का संग्रह करके एक कोड का निर्माण करवाकर उसे कॉर्नवालिस कोड का नाम दिया। अतः उसने कर और न्याय प्रशासन को अलग कर दिया था। शासन संबंधी सुधार, उसने सिविल सेवा की स्थापना की। जमींदारों से पुलिस कार्य छीन लिया। भारतीयों को उच्च पदों पर रखना बंद कर दिया। 1793 में 1793 में स्थायी बंदोबस्त की स्थापना की गई। 1789 में दास व्यापार पर रोक लगाई गई। 1790 और 92 में मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को पराजित किया और श्रीरंगपट्टनम की संधि की। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद प्रभावी गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली है। लॉर्ड वेलेजली का जन्म 20 जून 1760 को हुआ और मृत्यु 26 सितंबर 1842 को हुई। कार्यकाल 1798 से 1805 का इसका कार्यकाल है। उसका कार्यकाल सहायक संधि और साम्राज्य विस्तार की आक्रामक नीतियों के लिए जाना जाता है। उसने सहायक संधि नीति के तहत देशी नरेश, कंपनी की सेना और ब्रिटिश रेजिडेंट रखते थे और उसके बदले में एक निश्चित रकम कंपनी को देते थे। इस नीति के तहत निजाम 1798 और 1800 मैसूर 1800, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, भोसले 1803, सिंधिया 1804 में संधि करने पर विवश हुए। 1799 में उसने पुर्तगालियों के सहयोग से गोवा में अंग्रेजी सेनाओं को नियुक्त किया था। 1799 के चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर कई भागों में बंट गया था। उसने 1800 ईडी में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण हेतु कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो क्षेत्रीय विस्तार है वो 1770 से लेकर 1856 तक कायम रहा है और इस दिशा में बहुत विद्वान गवर्नरों जनरलों का सहयोग कंपनी को मिला। जैसे कि मैंने आपको नाम बताए थे, वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, और इन लोगों ने बहुत ही चतुराई के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में भारत में स्थापित किया था। इसका जो क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार में सैन्य शक्ति तथा कूटनीति की भूमिका का वर्णन कीजिए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार केवल युद्धों का परिणाम नहीं था, इसमें सैन्य शक्ति, कूटनीति तथा भारतीय शक्तियों की आंतरिक दुर्बलताओं के संयुक्त प्रभाव का परिणाम था। आधुनिक सेना एवं चतुर कूटनीति ने कंपनी को व्यापारिक संस्था से राजनीतिक शक्ति में बदल दिया था। कंपनी के विस्तार में सैन्य शक्ति की भूमिका, कंपनी के पास प्रशिक्षित, अनुशासित तथा आधुनिक हथियारों से लैस सेना थी। उसका तोपखाना शक्ति, यूरोपीय सैन्य पद्धति एवं नौसैनिक श्रेष्ठता ने उसे भारतीय राज्यों पर बढ़त बनाने में मदद की। प्लासी और बक्सर की विजय ने उसकी शक्ति को राजनीतिक आधार दिया। अतः कंपनी ने मैसूर, हैदराबाद, मराठा और पंजाब को आसानी से रौंद दिया, यानी समाप्त कर दिया। इस प्रकार युद्ध विजय और क्षेत्रीय नियंत्रण कंपनी के राजनीतिक विस्तार का साधन बने। कंपनी की कूटनीतिक भूमिका, कंपनी ने अपनी राजनीतिक शक्ति के विस्तार में भारतीय प्रशासकों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता का भरपूर लाभ उठाया। उसने षड्यंत्र, संधियों, उत्तराधिकार विवादों तथा फूट डालो और राजगुरु की नीति से अपने विरोधियों को कमज़ोर किया। प्लासी की पराजय इसका उदाहरण थी। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि से अनेक राज्यों को बिना प्रत्यक्ष युद्ध के कंपनी के अधीन कर दिया था। इलाहाबाद की संधि ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दिलाई। अतः संधि, हस्तक्षेप और आश्रित राज्य व्यवस्था कंपनी के विस्तार का प्रत्यक्ष साधन बने। समग्र मूल्यांकन कर लेते हैं। कंपनी की सफलता का मूल मंत्र कूटनीति द्वारा शत्रु को विभाजित करना और सैन्य शक्ति द्वारा उसे पराजित करना था। स्पष्ट है कि कंपनी का विस्तार केवल तलवार की शक्ति से नहीं बल्कि रणनीति, संधि तथा सैन्य प्रभुत्व के संयोजन से संभव हुआ था। यही संयोजन भारत के औपनिवेशिक राज्य की स्थापना का आधार बना। तो स्पष्ट शब्दों में हम देख सकते हैं कि कंपनी ने अपने शत्रुओं को समाप्त करने के लिए पहले कूटनीति का सहारा लिया और कूटनीति के बाद जब शत्रु आधा कमज़ोर हो गया तो उसे फिर युद्ध के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने
जो एक व्यापारिक संस्था के रूप में भारत आई थी, उसने धीरे धीरे भारतीय राजाओं को कमज़ोर करने के लिए नए नए हथकंडे आजमाए और भारतीय शासक उनके जाल में धीरे धीरे फंसते चले गए। तो यही सारी चीज़ें आपको बार बार समझनी है, इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है, समझना है और अपनी तैयारी को एक मजबूत आधार देना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।